नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरकार और किसानों के बीच 5 घंटों से अधिक समय से बातचीत चल रही है। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बीच का रास्ता अपनाने के लिए कह रही है। बातचीत में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं, जबकि किसानों के प्रतिनिधिमंडल में कुल 40 किसान नेता शामिल हैं। विज्ञान भवन में सरकार के साथ बातचीत में लंच ब्रेक के दौरान किसान नेताओं ने सरकार के द्वारा ऑफर किया गया खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा कि हम अपना खाना खुद लाए हैं, वही खाएंगे। जिसके बाद उन्होंने लंगर से लाया गया खाना ही खाया। बातचीत में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसानों का समर्थन करते हुए उन्हें मिला पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने राष्ट्रपति भवन को पत्र लिखकर कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति सरकार की बेरुखी और उसका रवैया देखकर उन्हें आश्चर्य है। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के बाद शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी पद्म भूषण अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया। बता दें, ढींढसा के साथ बीजेपी चुनावी तालमेल बढ़ा रही थी और माना जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन ने इस समीकरण को बिगाड़ दिया है। एक समय बीजेपी का दोस्त रहे अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आंदोलन में खालिस्तानियों की मौजूदगी की अफवाहों को लेकर आक्रामक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है, इस आंदोलन में कई बूढ़ी महिलाएं भी शामिल हैं। क्या वो खालिस्तानी हैं? ये देश के किसानों को संबोधित करने का कोई तरीका है? ये इन किसानों का अपमान है। बादल ने कहा, बीजेपी या किसी और को किसानों को देशद्रोही कहने का हक किसने दिया? किसानों ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और आप इन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। जो इन्हें देशद्रोही कह रहे हैं वो खुद देशद्रोही हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली एनसीआर इलाके में जारी आंदोलन के बीच आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पंजाब के सीएम ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जल्द कोई हल निकलना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन ने कहा कि हम इस विवाद का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। पंजाब किसानों के प्रदर्शन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ता दिख रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, इसलिए किसानों के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा, ये किसानों की बात नहीं है। किसान का नाम आगे करके विदेशी ताकतें चीन, पाकिस्तान और दुश्मन देश भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। देश में विकास हो रहा है, लेकिन कुछ विदेशी ताकतों को देश का विकास अच्छा नहीं लगता। कुछ को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है और वो किसान को मोहरा बनाकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री करा दी है। उन्होंने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसान आंदोलन को शाहीन बाग बना देना चाहते हैं। बीजेपी सांसद तिवारी ने कहा कि आंदोलन में खालिस्तान के नारे और पीएम मोदी को धमकी ने साफ कर दिया है कि आंदोलन देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए साजिश के तहत किया गया है। बता दें, बीजेपी नेता लगातार आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ रहे हैं, जिससे किसानों में नाराजगी है। कुछ लोगों ने वीडियो भी साझा की है जिसमें किसानों को खालिस्तानी साबित करने की कोशिश की गई है। हालांकि वीडियो पुरानी थी, उनका किसानों से लेना देना नहीं था। पतंजलि, डाबर जैसी कंपनियों के जिस शहद को शुद्ध कहकर बेचा जा रहा है, उस पर गंभीर सवाल उठे हैं। सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट यानी CSE ने कहा है कि प्रमुख ब्रांडों के शहद में शुगर सिरप मिलाया हुआ पाया गया है। शुगर सिरप को इस तरह बनाया जाता है कि मौजूदा भारतीय जांच के तरीके उसे पकड़ नहीं पाते हैं। CSE ने इन कंपनियों के ब्रांड को जर्मनी की लैब में जांच करने की बात कही है। CSE की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि जांच किए गए 13 ब्रांडों में से 10 ब्रांड के सैंपल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR टेस्ट में फेल हो गए। CSE की रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मनी की लैब ने पाया कि डाबर के सभी 3 सैंपल NMR टेस्ट में फेल हुए, 1 सैंपल TMR टेस्ट में फेल हुआ। पतंजलि के 2 सैंपल TMR और NMR दोनों टेस्ट में फेल हुए। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार अपनी राजनीतिक पार्टी को लेकर घोषणा कर दी है। गुरुवार को रजनीकांत ने एक ट्वीट कर बताया कि वो 31 दिसंबर को राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे, यानी उनकी पार्टी जनवरी में लॉन्च हो जाएगी। उनका ये फैसला तब आया है जब तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। रजनीकांत के इसके पहले कई बार पॉलिटिक्स में आने की अटकलें लग चुकी हैं, लेकिन रजनी अभी तक इसे लेकर इतने स्पष्ट नहीं थे। MDH ग्रुप के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उन्होंने माता चन्नन देवी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 98 वर्षीय महाशय धर्मपाल बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से माता चन्नन हॉस्पिटल में एडमिट थे। महाशय धर्मपाल के निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जाहिर किया है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच अब इससे निपटने के लिए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की नज़र वैक्सीन पर है। इस बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत तक भारत में वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए आपात मंजूरी मिल जाएगी। गुलेरिया ने कहा कि अब हमारे पास कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज ट्रायल पर हैं, इन्हें जल्द ही सार्वजनिक इस्तेमाल की इजाज़त मिल सकती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार चुनाव में सबके लिए फ्री वैक्सीन की बात कही जा रही थी, अब सरकार कह रही है कि सबको वैक्सीन नहीं लगेगी। आखिरकार पीएम मोदी का स्टैंड क्या है? बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि देश की पूरी आबादी को टीका लगाने की बात नहीं हुई है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो आसानी से कोरोना का शिकार हो सकते हैं। भारत में एक दिन में 35,551 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 526 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 95,34,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,38,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,22,000 से ज्यादा हैं। ईरान की संसद में एक नया कानून पारित किया गया है, जिसके तहत देश के परमाणु केंद्रों पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से किए जाने वाले निरीक्षण पर रोक लगा दी गई है और साथ ही ईरान अब यूरेनियम संवर्धन को भी आगे बढ़ाएगा। इस नए कानून के आने के बाद ईरान सरकार 20% तक यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू कर सकेगी, जिसे साल 2015 के परमाणु समझौते में 3.67% तक सीमित कर दिया गया था। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस कानून को मंजूरी मिलने से पहले कहा कि वह इस नए कानून से असहमत हैं, क्योंकि इससे कूटनीति को नुकसान पहुंचेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।